चलिए, तो हम लोग कल पढ़े थे कौन कौन सा कृत्रिम सूचक पढ़ लिए थे, प्राकृतिक सूचक पढ़ लिए थे। अब है एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि गंधीय सूचक, यही बचा था, इसको पूरा कर लें। प्याज का रस या प्याज ही, जब प्याज को काटते हैं तो उसका, ठीक है, प्याज को जब हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो आप देखेंगे प्याज से क्या रहता है कि उसमें से एक स्मेल आती है। क्या होता है, प्याज काटने पे स्मेल आती है ना, महक आती है। तो आप जब प्याज के, कटे हुए प्याज या प्याज के रस, समझ लीजिए, कटा हुआ प्याज या प्याज का रस जो होता है, उस पर अगर आप क्या कर दीजिए, अम्ल गिरा दीजिए, नींबू का रस गिरा दीजिए, तो कटा हुआ प्याज में अम्ल मिलाने पर इसका गंध क्या होगा, प्याज का गंध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक स्मेल आने लगेगा, यानी गंध अधिक हो जाएगी, गंध अधिक। ठीक है, हम लोग कहते हैं महक अधिक हो जाएगा, बदबू मारने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए भैया कभी ध्यान रखिए, प्याज खाइए तो उसके साथ, ठीक है, प्याज खाइए तो उसके साथ क्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है, प्याज खाइए तो नींबू पानी मत पीजिए उसके साथ, क्योंकि, या नींबू का रस, क्योंकि अगर आप खट्टा लिए तो प्याज का जो स्मेल मुंह से आ रहा था और तेज हो जाएगा, प्याज का स्मेल क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, स्मेल बढ़ जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि यानी कि प्याज का जो रस है उसका गंध अम्ल में बढ़ जाता है, उसकी महक जो है अम्ल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप क्षारक में डाल दीजिए, ठीक है, क्षारक से, तो गंध क्या हो जाएगा, गायब, गंध क्या हो जाएगा, हाँ, जो गंध होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गंध कम हो जाएगा, गंध कम हो जाएगा, या गंध क्या हो जाएगा, कोई गंध नहीं, एकदम से गायब हो जाएगा। जैसे साबुन लगाते हैं ना, साबुन जब लगाते हैं तो देखिए, साबुन से अगर आप हाथ धुल लेते हैं तो उसकी प्याज की महक क्या हो जाती है, चली जाती है। सुनिए, साबुन क्या क्षार है, और क्षार यानी कि जब प्याज का जो महक हाथ से आ रहा था, आपने जैसे ही, ठीक है, मनी इधर सुनिए, जैसे ही हमने क्या किया, मान लीजिए हाथ में प्याज, कटा हुआ प्याज महक रहा था, ठीक है, और उसी पे नींबू और लगा लीजिए हाथ में, तो महक कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हाथ में प्याज महक रहा था, कटा हुआ प्याज महक रहा था, और आपने अम्ल लगा दिया यानी नींबू का रस लगा दिया, स्मेल और तेज हो जाएगा, कटे हुए प्याज का महक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अम्ल में, ठीक है, प्याज के रस का महक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब उस महक को कम करना है तो साबुन लगाइए, साबुन क्या है, क्षारक है, साबुन क्या है, क्षारक है। तो भैया यानी कि क्षारक में कटे हुए प्याज के या प्याज के रस का महक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, गंध क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, कोई गंध नहीं देता तब। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई गंध नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोई गंध नहीं, यानी कि कोई गंध नहीं रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा, यानी कि जब साबुन से आप हाथ धुल लिए, और साबुन क्या होता है, क्षारक होता है, क्षारक में उसका गंध क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन खट्टा चीज अगर हाथ में लगा दिए तो और तेज स्मेल करेगा। ठीक है, तो दही भी तो खट्टा है, और दही अगर आप, कटा हुआ प्याज है, प्याज और दही आप एक साथ मिला खा लीजिए तो महक कम होगा कि और तेज हो जाएगा, प्याज का बदबू और बढ़ जाएगा। चलिए, वनीला हमें बार बार मिलता है तो देख लीजिए, वनीला क्या है, वनीला जो है फ्लेवर है, मतलब देखिए प्राकृतिक है, पौधे से प्राप्त होता है वनीला, और आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो फ्लेवर देने के लिए, ठीक है, तो वनीला इसमें सामान्य रहेगा, अम्ल में जितना स्मेल है वही रहेगा, कोई स्मेल बढ़े उड़ेगा नहीं। लेकिन हमेशा ये तो साबुन ही है ना, क्षारक क्या है, साबुन है, तो साबुन डालोगे तो उसकी महक रहेगी कि गायब हो जाएगी, अच्छा भैया, साबुन डालने से महक गायब हो जाती है ना, तो सिंपल है, वनीला का भी गंध क्या हो जाएगा, कोई गंध नहीं, गायब हो जाएगा गंध। ठीक ना, कोई गंध नहीं, वनीला का भी गंध क्या हो जाएगा, गायब, यानी अम्ल में सामान्य रहेगा, अम्ल में कैसा गंध रहेगा, सामान्य रहेगा। थोड़ा समझिए, जितना स्मेल था शुरू में उतना ही रहेगा, कोई बढ़े उड़ेगा नहीं। लेकिन जब क्षार यानी कि साबुन, क्षारक में अगर वनीला डाल दिए तो उसका गंध क्या हो जाएगा, गायब, क्या हो जाएगा, गंध गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लौंग का तेल, लौंग का तेल, तो लौंग का तेल अगर आप देखेंगे,
लौंग का तेल, तो इसका भी जो महक होगा वो सामान्य होगा। खट्टे चीज में क्या रहेगा महक? सामान्य, यानी अम्ल में सामान्य रहेगा। लेकिन जैसे ही लौंग का तेल क्षारक में डालेंगे तो इसकी महक बढ़ जाएगी कि खत्म हो जाएगी? आप बताइए, महक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्षारक साबुन है, और जब साबुन लगेगा तो अच्छे अच्छे की महक क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। यानी लौंग के तेल का भी महक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं। ठीक है, यानी क्षारक में देख रहे हैं कोई गंध नहीं आ रहा किसी का भी, लेकिन अम्ल में प्याज का गंध बढ़ जा रहा। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई प्याज वाज खाइए तो खट्टा चीज मत खाइएगा, वरना बदबू आएगा बड़ा तेज मुंह से, क्योंकि प्याज के स्मेल को क्या कर देता है? खट्टा चीज बढ़ा देता है। ठीक है, क्या कर देता है? बढ़ा देता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे धातु और, ठीक है, धातुओं के साथ अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं के साथ अम्ल और क्षारकों की क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, पहला हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारकों का रासायनिक गुण। ठीक है, सूचक इंडिकेटर के बाद अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अम्ल व क्षारकों का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कि धातु की किसके साथ? अम्ल व क्षारक, धातुओं का, ठीक है, अम्ल व क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया? धातु जो है अम्ल और क्षारक के साथ क्या कैसा अभिक्रिया करेगा? तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, एक तरफ क्या लिख लें? अम्ल वाला समझने के लिए, और एक तरफ क्या? क्षारक। ठीक, थोड़ा समझिएगा कि अम्ल में क्या होने वाला है। मान लीजिए ये क्या है? धातु फार्मूला लिख लीजिए, प्लस अम्ल लिख लीजिए। जब धातु और अम्ल आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। लवण यानी कि क्या? नमक। क्या बनता है? ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही बात क्षारक के तरफ होता है। क्षारक में भी जब धातु और क्षारक, धातु और कौन? क्षारक मिलते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलता है। अब आप देखिए, थोड़ा समझिएगा, हम लोग जब टॉयलेट साफ करने के लिए ले आते हैं, एसिड लाते हैं, अम्ल लाते हैं, डाल देते हैं, तो वहां पे देखिए कि क्या होता है? धुएं की तरह उड़ने लगता है ना? धुआं फेंकने लगता है। ठीक है, तो खैर जो गैस निकलता है वहां पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, समझ रहे हैं? कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे ही आप डालेंगे धुआं धुआं एकदम फेंकने लगता है। ठीक है, जलता है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो रही, वहां अपने आप एनर्जी फेंकने लगता है ना, कि गर्म करना पड़ता है अपने आप। जैसे ही तेजाब डालेंगे अपने आप खौलने लगता है, वहां पूरा फैन छोड़ देता है, तो वो अपने आप गर्मी होती है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन जो गैस फेंक रहा है, कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? किसी लोहे पर अगर आपने, सुनिए, किसी लोहे पर आपने तेजाब को गिराया, अम्ल को गिराया, लोहे पर या जिंक पर जैसे ही, या कॉपर पर, ठीक है, तो खैर कॉपर पर नहीं, क्योंकि धातु का रासायनिक जो सक्रिय रासायनिक श्रेणी है वो नीचे है कॉपर, वैसे नहीं। लोहे पर या जिंक पर जैसे ही आप तेजाब गिराएंगे तो धुआं फेंकने लगेगा। जो गैस फेंकेगा, ठीक है, उस गैस में कौन सी गैस एक आती है? हाइड्रोजन गैस रहती है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं निकलता कि आग पकड़ ले, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तगड़ा आग पकड़ता है, पॉप साउंड करता है। ठीक है, पटपटाता है आवाज़। जब गैस आग पकड़ती है तो क्या करता है? पट पट की आवाज़ करता है। तो मान लीजिए कि ये क्या धातु है? कौन सा? Zn, जिंक है। क्या है ये? जिंक है। फार्मूले से समझिए कि ये क्या? जिंक है, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिए। जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिंक जानते हैं कहाँ पे है? देखिए, हम लोग सिंपल है, जिंक देखे हैं, जो बैटरी, रिमोट वाली बैटरी है, उसके ऊपर की खोल को उतार दीजिए तो आपको एक, ठीक है, लोहे की परत मिलेगी। ठीक है, लोहे की क्या मिलेगी? परत मिलेगी, वो जिंक होता है। ठीक है, वो क्या होता है? तो देखने में तो एल्युमिनियम टाइप का लगता है, रहता वो क्या है? जिंक है। ठीक है,
तो वो भी मेटल है। जिंक को जैसे ही अम्ल में डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ा देखिएगा, ZnCl2। ये क्या होगा, ये लवण है, ये क्या है, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि जब अम्ल किसी सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल किसी सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी लोहे के ऊपर तेजाब अगर आपने गिराया तो वहां पर जो धुआं फेंकेगा उसके साथ साथ कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझ में बैलेंस है। इधर देखो हाइड्रोजन 2 है और Cl भी 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और Cl भी क्या हो गया, 2 हो गया। यही हाल क्षारक के साथ है। यही हाल किसके साथ है, और क्षारक में मान लीजिए धातु आपने Zn ही लिया, क्या ले लिया, Zn लिया, प्लस आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया। ठीक है, ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। जैसे ही आपने मिलाया ZnOH, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा Na2ZnO। ठीक है, Na2ZnO। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट है। ये क्या है, ये थोड़ा सा इसका देखो, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, बताइए कौन सा गैस बनेगा, आपसे बताया ना कि ये क्या है, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, सोडियम जिंकेट है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अब ये भी लवण है तो यानी कि धातुएं, जैसे धातु अम्ल के साथ हाइड्रो अभिक्रिया करता है, धातु किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये परिभाषा हम लिखेंगे। इसी प्रकार क्षारक भी जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें आपने देखा कि जब तेजाब के अंदर, ये तेजाब है, अम्ल है, उसके अंदर हमने क्या दिया, जिंक डाल दिया या लोहा डाल दीजिए, तो जब जिंक डाला आपने तो ZnCl2 या लवण बना और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी आपने जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा में डाल दिया तो ये क्या बना, सोडियम जिंकेट बना और कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस बाहर रिलीज होती है। ठीक है, बना ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, परिभाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉज करिए रहा हूँ। अभी देखते हैं सोडियम जिंकेट का। ठीक है, सोडियम जिंकेट के फार्मूले में देखिए यहाँ पे क्या रखिएगा, O2। ठीक है, ये क्या है, हमारा सोडियम जिंकेट है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया। तो थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए का, तब सेंटेंस रहेगा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहला देखिए धातु कार्बोनेट है, मान लीजिए अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फार्मूला बनाइए, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। ठीक है, यानी कि नमक बनेगा प्लस जल बनेगा, अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, या तो आप सिंपल लिखेंगे कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, या उल्टा लिखिए, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। क्या करता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। तो धातु कार्बोनेट हम लोग देखते हैं, धातु कार्बोनेट में आप इसको देखिए CaCO
3 ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं, अम्ल, अम्ल ले लेते हैं हम HCl को, किसे ले लेते हैं, HCl को, ठीक है। धातु कार्बोनेट में क्या मिलाते हैं, HCl को मिलाते हैं। तो बताइए हमारा क्या बनेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया हमें। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम HCl मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मनी CaCl2, CaCl2 क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, और क्या बनेगा आपको बताएं, क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस क्या बताया गया, CO2 बनेगा। थोड़ा सा इसको बैलेंस करना, देखिए कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम क्या है, 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 1 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 है। तो हम क्लोरीन को क्या करें, बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लिख के, क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3, ठीक है। अब बैलेंस है। अब थोड़ा सा समझो, यही था ना, कैल्शियम क्या है, धातु में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट है, तो ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल, और क्या बनाता है, CO2 गैस। और सिंपल है, कार्बोनेट में CO3 होता है, कार्बोनेट में क्या होता है, तो एक ऑक्सीजन निकाल करके वो क्या बन गया, CO2 बन गया। यानी जैसे ही कार्बोनेट नाम आए तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि CO2 गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलेगा, ठीक है। कार्बोनेट का नाम आने पे तुरंत आप समझ जाइएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, CO2 गैस मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा इसका टॉपिक हम देखेंगे, दूसरा वाला, उसमें आप देखिए कि दूसरा हमसे क्या बता रहा है। दूसरा एक ये बताइए, ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये, तो हम दूसरा पॉइंट इसमें बनाएंगे, क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस किसके साथ मिलाना है, अम्ल के साथ। परिभाषा वही रहेगा, यही बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण बनेगा, जल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला फिर परिभाषा क्या लिखोगे, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, या उल्टा बोलो, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या इधर से इधर बोलो, या यहाँ से ऐसे बोलो, ऐसे कुछ बच्चे इधर से भी लिखेंगे, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 का निर्माण होता है। या तो कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। पॉज करिए, एक और इसका एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या ये, इसको भी किस में मिलाइए, HCl में, किस में मिलाइए, HCl में, तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, ये लवण है यानी कि खाने वाला नमक है, प्लस क्या बनेगा, H2O, प्लस क्या बनेगा, CO2। अब थोड़ा सा इसका भी बैलेंस, यानी कि फिर वही सोडियम कार्बोनेट है ना, ये धातु कार्बोनेट है, मतलब सोडियम यानी क्या, धातु, ये कार्बोनेट है, ये किसके साथ मिला, HCl के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो खाने वाला नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। अब थोड़ा सा इसका बैलेंसिंग देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन उस तरफ कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसमें कितने का गुणा करें, बताइए बताइए, 2 का, क्योंकि उस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बैलेंसिंग वाले में हमने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए Cl कितना है, 1 है, और यहाँ पे Cl क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 सोडियम हो गया, 2 क्या हो गया, Cl हो गया। अब क्या है, वो बैलेंस है, ठीक है। चलिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट,
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडे का नाम जानते हैं ना आप लोग, NaHCO3। धातु, देखिए ये धातु हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को क्या बोलते हैं, लेकिन HCO3 आ जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या पढ़ते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ मिलाइए, HCl के साथ। किसके साथ मिलाइए, HCl के साथ। जैसे ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे, यानी ये अम्ल हो गया, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये क्या है, अम्ल है, मिलाएंगे तो लवण बनेगा। लवण बनेगा मतलब NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, लवण बन गया। प्लस थोड़ा देखिए, हमने क्या बताया था, जल बनेगा यानी H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंसिंग इसका देखते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ एक यहाँ एक यहाँ, तो इधर भी दो, उधर भी हाइड्रोजन कितना है, दो है। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक एक दो हो गया, यहाँ हाइड्रोजन दो, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए 3 यहाँ है, 2 और 1 3, ठीक है, सही है, हाइड्रो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हमारा सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है। और अब क्लोरीन भी देख लेते हैं, यानी कि सब क्या है, बैलेंस है। क्या, सभी के सभी क्या है, बैलेंस है। अब थोड़ा समझ लीजिए, परिभाषा क्या दोगे, यही कहोगे कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल और CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, लिख लोगे। तो बच्चे रट्टा न मार के समझ के अगर बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अम्ल धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, लवण, जल और CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप लोग थक गए हैं, बस आज ये इतना ही, फिर कल देखते हैं। ठीक है।